वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की, यानी आपके यहाँ पर BS टेट की। अगर BS टेट की बात करें, बिहार टेट यानी बिहार स्टेट का टेट की बात करें, तो यहाँ पे हम देखेंगे शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, यानी 50 क्वेश्चन जो आपको आपके सब्जेक्ट से बाहर के मिलते हैं, हम उन्हें देखेंगे। ये हमारे प्रीवियस ईयर का यानी PYQ, ठीक है, PYQ का पहला आपका रहेगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक साथ 2 करा सकते हैं, एक साथ 3 भी करा सकते हैं, और एक साथ 3 से ज़्यादा पेपर करा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं कि ये हमारी यूथ की कंपटीशन बुक है, और उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि हम पेपर पहला कौन सा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप सब मेंशन है, ये बिहार पात्रता परीक्षा यहाँ तक है 2019 तक, 2023 से 2019 तक के एग्ज़ामों को यहाँ पे दिया गया, सारे आपको दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आज हम पहला एग्ज़ाम ले रहे हैं जो 2023 में हुआ था। उसकी डेट, एग्ज़ाम डेट क्या है, तो 18/9, ठीक है। एक 15/9 को हुआ था, एक 18/9 को हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट है और पेज नंबर 3 से 9 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम पहले को देखेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू में 2 भी देख सकते हैं, 3 भी देख सकते हैं पेपर, और तो इस तरह से यहाँ पे पेपरों की संख्या बढ़ भी सकती है। तो चलिए आज हम पहला देखेंगे। पहला अगर पेपर की बात की जाए तो यहाँ पे साफ मेंशन है बिहार विद्यालय समिति परीक्षा समिति, यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये पेपर आपको बता दें कि ये पेपर बेसिकली है किसके, तो ये याद रखिएगा 11 और 12 एग्जाम में पूछे गए आपके PYQ हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम से पहले देख के जाने के लिए। शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, शिक्षण कला एवं अन्य दक्षताएं हैं। और चलिए, तो यहाँ पे पहला कह रहा है शिक्षण कला एवं अन्य दक्षताओं में सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, और दोनों की लिंक जो रहेगी वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तथ्यों से संबंधित ज्ञान है, तो कैसा ज्ञान है, प्रक्रियात्मक ज्ञान है। तथ्यों से संबंधित कैसा ज्ञान है, तो प्रक्रियात्मक ज्ञान है। जो तथ्यों पर आधारित होता है उसे प्रक्रियात्मक ज्ञान कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे केवल हमें PYQ इसलिए देखने क्योंकि यहाँ पे बिहार है, तो बिहार में क्या होता है कि बिहार हो या अदर स्टेट हो, कोई भी हो, रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, हमेशा रहेंगे, ठीक है। तथ्यों से संबंधित ज्ञान प्रक्रियात्मक ज्ञान है। जिस मुझे क्वेश्चन की व्याख्या करने का लगेगा कि हाँ करना आवश्यक है, मैं उसी की व्याख्या करूँगी। जैसे व्यवहार, अनुभव, समस्या का हल करने का अभ्यास, किसी विशिष्ट समस्या की सीमाओं को समझना आदि। तथ्यों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना है, तो वो क्या है, तो वो हो जाएगा संश्लेषण, ठीक है। नवीन स्वरूप को आकार देना क्या हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निष्कर्ष निकालना, सामान्यीकरण करना, सारांशीकरण करना, इस तरह से यहाँ पे ये शामिल है। इसमें से देखते हैं, निम्न में से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती है, तो सहयोगी कार्य योजना से तो वो हो जाएगा प्रोत्साहन, ठीक है। ये सहयोगी सामाजिक कौशल कहा जा रहा है। जो सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होता है, जो आयोग का आंसर था वो था D था। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य सामाजिक कौशल और चारित्रिक विकास होता है। एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से प्रोत्साहन विकसित नहीं होता है, ठीक है। जबकि सुनना, भावात्मक बुद्धिमत्ता, सहयोग, समाधान, प्रतिस्पर्धा आदि गुण विकसित हो जाते हैं। आपने देखा होगा ये सहयोग की भावना जो होती है व्यक्ति के जीन्स में होती है, या कहें कि व्यक्ति के जीन में ना होकर उसकी परवरिश में कभी कभी मिल जाती है। सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि है, यानी इनमें से कौन सी है जो कम से कम अट्रैक्टिव है। तो सभी विधियों में से कौन सी कम अट्रैक्टिव है, ये पूछा जा रहा है, तो होती है लेक्चर विधि, ठीक है। तभी तो बड़े बच्चों को किससे, व्याख्यानात्मक विधि से पढ़ाया जाता है, क्योंकि संगोष्ठी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर रखा गया है वो क्या है, संगोष्ठी रखा गया है, ठीक है। सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि है, कम पूछा जा रहा है। फिर आयोग का जो राइट आंसर माना गया वो है संगोष्ठी है। आप भी इसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सा राइट आंसर लगता है, ठीक है। संगोष्ठी का आप देख लेते हैं कि संगोष्ठी क्या है। संगोष्ठी विधि सबसे कम आकर्षण विधि है। संगोष्ठी एक प्रकार की चर्चा विधि है, ठीक है। संगोष्ठी को आकर्षित भी माना जा सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये कम अट्रैक्टिव भी हो सकती है। बट इस तरह के जो भी रखे गए हैं पर्सन, या जो भी आपने मेंबर लिए हैं, उनको उस फील्ड की जानकारी ना हो, तो संगोष्ठी अपने आप ही आपकी क्या हो जाएगी, कम आकर्षक हो जाएगी, ठीक है।
यह विधि तथ्यों के विश्लेषण और एकीकरण के लिए छात्रों की चिंतन प्रक्रिया को तेजित करती है और उनके विचारों तथ्यों को स्पष्ट और धारा प्रवाह रूप से प्रस्तुत करने की उनकी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करती है। मैंने साइकोलॉजी में ही पढ़ रखा है बेसिकली। संगोष्ठी विधि को हम कम अट्रैक्टिव नहीं मान सकते हैं, बट यहाँ पे आयोग का आंसर डी है, तो आप डी ही मान के चलिए, ठीक है, आप डी ही लगाएंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका मतलब भी यही होता है कि आयोग ने किस तरह के आंसर को राइट माना है वही आने वाले टाइम में लगाया जाएगा, नहीं तो फिर विवाद का कारण बन जाएगा, और विवाद के कारण की वजह से या तो भर्ती रुक जाएगी या आप विवाद में फंस जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। शिक्षण विधि जो विद्यार्थियों को वास्तविक समस्या में शामिल करता है। शिक्षण विधि जो विद्यार्थियों को वास्तविक समस्या में शामिल करता है तो वो होता है श्रुति लेख, ठीक है। शायद इसी वजह से हमारे यहाँ पे जो है PCS और IAS के क्या है रिटन एग्जाम भी होता है। श्रुति लेख एक शिक्षण विधि है जो विद्यार्थियों को वास्तविक समस्या में शामिल करता है। श्रुति लेख का क्या है, सुनते हुए को लिखना या सुनकर लिखना होता है, जिसे इमला भी कहते हैं। श्रुति लेख को क्या होता है, सुनते हुए लिखना या सुनकर लिखना, जैसे इमला भी कहते हैं। इसकी सहायता से क्या है, श्रवण कौशल को भी विकसित किया जा सकता है। शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं व्याख्यान विधि से। शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं वो है व्याख्यान विधि से। व्याख्यान विधि से शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं। व्याख्यान विधि शिक्षण में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधियों में से एक है। यह शिक्षण विधि एक विधि है। व्याख्यान विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देता है। इस विधि में शिक्षक एक सक्रिय भागीदार, छात्र निष्क्रिय होता है। आमतौर पर शिक्षक द्वारा व्याख्यान के द्वारा छात्र शिक्षक के साथ बातचीत नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। परिसंवाद एक प्रकार का यह क्या है, प्रदर्शन विधि है। नेक्स्ट देखते हैं। अनुभावी यानी होलिस्टिक का अर्थ होता है जांचना या खोज करना, ठीक है। होलिस्टिक विधि में क्या होता है, विद्यार्थी किसी तथ्य पर अपने आप खोज करते हैं या अनुवाजी करते हैं। अनुवाजी का मतलब खुद के ही अनुभव कलेक्ट करते हैं। अगर फ्री टाइम मिलता है तो हम जैसे पिछले मतलब पहले कुछ ईयर्स में मैंने क्या करा था कि CTET की साइकोलॉजी की क्लासेस अवेलेबल कराई थी। ऐसे ही अगर टाइम निकलता है या फिर कहें कि इस तरह का अगर कुछ होता है तो हम क्या करेंगे, CTET की साइकोलॉजी की क्लासेस रखेंगे। उससे होता है क्या कि CTET में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जो लेवल है, उनका पूछने का तरीका है, वो वास्तव में परफेक्ट है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। होलिस्टिक विधि खोज विधि भी बोलते हैं, याद रखिए, क्योंकि बच्चा इसमें खोजता है। स्वयं अधिक से अधिक खोजकर सत्य को जानने पर बल दिया जाता है। खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। कहा है, किसने कहा है, तो कुक ने कहा है, याद रखिए। कुक खो में खेल में क्या खेलते हैं, खो खो खेलते हैं ना, कुक। तो याद रखिएगा, खो में क्या खेलते हैं, कुक ने कहा है। खेल एक स्वाभाविक प्रकृति है। कुकू या कैसे भी याद रखिएगा, आप अपना पर याद रखिएगा कि कुक ने कहा है, कुकर ने कहा है, या कैल्डवेल, जैसे भी आप याद रख सकते हैं इस शब्द को, वैसे याद रखिएगा। इन्होंने की पुस्तक जो है उसकी बात कर लेते हैं। कुक ने एक ब्रिटिश थे जो अपनी पुस्तक द प्ले वे के लिए जाने जाते हैं। प्ले वे किसकी है, कुक की है, याद रखिएगा। प्ले वे पद्धति के जनक हैं। इनके अनुसार खेल एक स्वाभाविक प्रकृति है। इनकी पुस्तक क्या है, प्ले वे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भ्रमण विधि विकसित करता है तो प्रत्यक्ष ज्ञान। भाई भ्रमण से यानी हम जब टूर्स पर जाते हैं या वह ट्रेवलिंग करते हैं तो हमें हर चीज़ नेचुरली मतलब आँखों से प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलती है। विषय वस्तु निर्धारित करता है शिक्षक की मनोवृत्ति, ठीक है। जैसा वो होता है वैसा ही कंटेंट आपको उसी ही फॉर्मेट में बनाकर डिलीवर करता है। शिक्षार्थी केंद्रित विधि है आगमन विधि, ठीक है। निगमन कैसी है, शिक्षक केंद्रित हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पहले नियम दिए जाते हैं, फिर उनके बारे में बताया जाता है। पारंपरिक शिक्षण है, यहाँ पे देखिए निर्देश विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। आयोग ने इसका उत्तर डी माना है, ठीक है। तो यहाँ पे आयोग ने क्या माना है, इसका उत्तर डी माना है, निर्देश विधि। शिक्षार्थी केंद्रित विधि है निर्देश विधि, जबकि प्रकाशक ने क्या माना है तो वो है आगमन विधि। क्योंकि आगमन में क्या होता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पारंपरिक शिक्षण है निगमन, सम्मिश्रण और आपका कौन सा है, इसके बाद खेल आधारित और प्रयोगात्मक। तो पारंपरिक पूछा जा रहा है तो वो होता है खेल आधारित।
ठीक है। खेल आधारित क्या है? आपका पारंपरिक शिक्षण विधि है। सामान्य से विशिष्ट उपागम है तो वो होता है निगमन। सामान्य से विशिष्ट का प्रयोग किया जाता है सार्वभौमिक व्यक्तिगत तथा इन्हीं आधार पर वाक्यों में से उनकी अनिवार्य विशेषताओं को तर्क के आधार पर निकालने की प्रक्रिया है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण है तो वो कौन सा है? तो वो होता है सत्तावादी, क्योंकि शिक्षक ही यानी टीचर ही यहाँ पे सर्वे सर्वा हो गया, क्योंकि वो कैसा हो गया है? शिक्षक केंद्रित यानी टीचर सेंटर्ड है, तो वो कैसा हो गया? सत्तावादी हो गया। माप में पहला चरण है तो माप में पहला चरण है क्या? मापना है और इसका निर्णय लेना। क्या मापना है, इसका निर्णय लेना पड़ता है माप में। अगर माप की बात की जाए तो नामिक मापक होता है, क्रमिक मापक होता है, अंतराल मापक होता है, अनुपात मापक होता है। सबसे जो बेस्ट मापक होते हैं उनमें से अनुपात और अंतराल इनको माना जाता है। इनमें भी सबसे बेस्ट जो होते हैं वो होते हैं, याद रखिएगा, अनुपात वाला। निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश सबसे कम है? तो वो होती है परीक्षण की गुंजाइश सबसे कम है। नेक्स्ट चलते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे रचनात्मक हो रहा है फॉर्मेट, यहाँ पे रचनात्मक जो इवैल्यूएशन है उसका उद्देश्य होता है छात्रों की प्रगति की निगरानी करना। ठीक है, एक होता है समेटिव, एक होता है फॉर्मेटिव। रचनात्मक जो है रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की प्रगति की निगरानी करना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से सही क्रम है तो देखिए, हमेशा जब ऐसे कंडीशन आ जाए कि सही क्रम है तो मूल्यांकन जो है सबसे लास्ट में जाता है, और कुछ भी पहले आ जाएगा पर मूल्यांकन सबसे लास्ट में जाएगा। जब मूल्यांकन सबसे लास्ट में जाएगा तो मूल्यांकन आप लेंगे कैसे? परीक्षण से, तो परीक्षण सबसे पहले हो जाएगा परीक्षण। फिर मापन का मतलब हो गया आप किस तरह से उसे मेजर करना चाहते हो। फिर आकलन का मतलब हो गया जैसे टिल आपके बच्चे ने नर्सरी में एडमिशन लिया, देन नर्सरी की जब तक वो पूरी क्लासेस नहीं कर लेता, पूरा मतलब 1 ईयर कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक छात्र क्या करता है? एक फ़ाइल बनाता है उसकी, उस फाइल का नाम नहीं याद रहा, पीरियड में बताया जाता है, बट उसकी एक फ़ाइल बनाई जाती है, रिकॉर्ड फाइल नहीं समझ लीजिए, जैसे डॉक्टर की होती है, इसी तरह एक फ़ाइल बनाई जाती है, उसमें उसका आकलन होता है। आकलन को क्या बोलते हैं? असेसमेंट बोलते हैं। ये आकलन क्या है? सशक्त प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन क्या है? शॉर्ट टर्म प्रक्रिया है। ठीक, देन उसके बाद मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन क्या बताता है? केवल और केवल उसकी पोजीशन बताता है क्लास में, जबकि आकलन क्या बताता है कि कब वो बढ़ा, कब अप डाउन हुआ, यानी इस तरह का कुछ ग्राफिंग उसकी बनती है आकलन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक्सप्लेन में आप समझ गए होंगे, तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होगा? तो यहाँ पे अगर प्रश्न की बात की जाए, प्रश्न की नेचर की बात की जाए, प्रश्न चिन्ह को हटा दीजिए, ऐसे पूछा जाए कि प्रश्न किस मोड का प्रश्न सबसे अच्छा होगा, तो वो होता है बहुविकल्पी। इसलिए आपके एग्जामों में MCQ टाइप क्वेश्चन रखे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये विश्वसनीय होते हैं, समय कम लगता है, और इनसे क्या होता है? इनसे विद्यार्थी की डीप नॉलेज का ज्ञान हो जाता है। किस प्रकार के प्रश्नों की विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना क्या हो जाता है? चिन्हित करना कठिन है, तो यहाँ पे होता असंरचित निबंध। आप अपने आप का वर्णन कैसे करेंगे, या आपका आदर्श काम क्या है? इस तरह के इसमें सामान्यतः क्वेश्चन शामिल होते हैं। प्रोजेक्टिव तकनीकों का प्रयोग मूलतः डॉट डॉट मापने के लिए किया जाता है। तो प्रोजेक्टिव तकनीकें अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो किसके लिए? तो वो हमारा व्यक्तित्व बताती हैं, तो ये किसके लिए किया जाता है? व्यक्तित्व के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे योगात्मक मूल्यांकन मूलतः डॉट डॉट पर प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है कार्यक्रम के अंत में। ठीक है, कब प्रयोग किया जाता है? तो कार्यक्रम के अंत में। योगात्मक मूल्यांकन जिसे प्राय सीखने का आकलन के रूप में जाना जाता है, सत्र के अंत में उनका आकलन करके छात्र के सीखने के स्तर को मापने, वर्गीकरण करने, प्रमाणित करने और रिपोर्ट करने के लिए संदर्भित करता है। अतः योगात्मक मूल्यांकन कार्यक्रम के अंत में प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है तो योगात्मक यानी यहाँ पे समेटिव होता है, तो योगात्मक मूल्यांकन है निर्णय प्रमाणित करना। समेटिव यानी पूरे का ओवरऑल बता देता है। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो इसके जो एवोल्यूशन के पार्ट हैं, यानी यहाँ का आकलन, मूल्यांकन और इस तरह के, तो उससे हम एक रिलेटेड वीडियो बना देंगे। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य कार्य की एक विशेष इकाई के अंत में प्रस्तुत विषय वस्तु की छात्रों की समझ को मापना है
और ये अक्सर विषय के आधार पर ग्रेड या प्रतिशत के आधार पर मापा जाता है, यानी एक तरह का आपका रिजल्ट होता है। इसीलिए इसको योगात्मक को क्या कहते हैं, समेटिव कहते हैं, पूरे का टोटल करके निकाल देता है। अब यहाँ पर बात करते हैं समेटिव इवैल्यूएशन यानी सारांशिक मूल्यांकन, ठीक है, कि कौन से उपकरण अक्सर उपयोग में किए जाते हैं, तो वो होता है परीक्षण। तो परीक्षण बिना आप समेटिव इवैल्यूएशन नहीं कर सकते। सारांशित मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन एक प्रकार का मूल्यांकन है जो सीखने की अवधि या कार्यक्रम के अंत में होता है। सारांशित देखिए हिंदी में कितने टर्म है इसके, सारांशित मूल्यांकन जबकि योगात्मक। तो मुझे योगात्मक बोलते बोलते याद आया कि अपने टाइम पे हमने इसे किस तरह थे, तो इस तरह से याद किया था कि हमें इकट्ठा कर लेना है इसको। समेटिव एवेल्यूएशन है ये, वो ओवरऑल हमारा एवेल्यूएशन करके बताता है कि यहाँ ये स्तर पर सारांशित मूल्यांकन के परीक्षण के उपकरण अक्सर प्रयोग में किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए क्या क्या है। तो यहाँ पे होता है योगात्मक मूल्यांकन के सामान्य डेटा स्रोत यानी सर्वेक्षण, परीक्षण का मूल्यांकन, वित्तीय संकेतक और फोकस समूह का साक्षात्कार, ठीक इस तरह से होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक अच्छा अंतराल यानी क्लास इंटरवल में प्राप्त अंकों की संख्या है, तो वो कितनी होती हैं, तो आवृत्तियाँ होती हैं। आवृत्तियाँ होती हैं क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल इस तरह से बनता है, जैसे मैं इस तरह से चलती हूँ। अगर आपने स्टैटिक्स का भी पढ़ा होगा तो वो क्लास इंटरवल के बिना आप ना मीन निकाल सकते हैं, ना मीडियन निकाल सकते हैं, ना मोड निकाल सकते हैं, ना HD QD, मतलब कुछ नहीं निकाल सकते। क्लास इंटरवल हो गया, जैसे मैं यहाँ चल रही हूँ 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, तो ये मेरा क्लास इंटरवल कितना हो गया, तो 5 का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया क्लास इंटरवल। नेक्स्ट देखते हैं अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को क्या कहेंगे, तो अधिकतम भी है और न्यूनतम भी है इसमें शामिल, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको रेंज कहते हैं। भाई कहते हैं ना हाई रेंज ये है और लो रेंज ये है, कहते हैं ना हाई रेंज ये है और लो रेंज ये है। तो अधिकतम और न्यूनतम जहाँ मूल्य होते हैं वहाँ पे रेंज कहा जाता है। यहाँ पे डेटा का अधिकतम मूल्य और डेटा का न्यूनतम मूल्य शामिल होता है। निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है, तो ये क्या करते हैं, वे जटिल सीखने के परिणामों का माप करते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता, ठीक है। वे क्या करते हैं, वे जटिल सीखने के परिणामों का माप करते हैं यानी इवेल्युएट करते हैं और उन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सरल की बजाय जटिल होते हैं, समझ और चिंतन की आवश्यकता होती है, यही हमारे IAS PCS को मिलता है। शिक्षार्थी के लेखन कौशल का मूल्यांकन होता है, अभिव्यक्ति के अवसर भी प्रदान होते हैं क्योंकि उनके लिखने के तरीके से ही पता पड़ जाता है उनके विचार क्या है, उनकी अभिव्यक्ति क्या है, किस तरह से उस समस्या को देखते हैं। सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है, तो सबसे व्यापक रूप से पूछा है तो MCQ लागू है सबसे व्यापक रूप से परीक्षण आइटम, ठीक है। आइटम का मतलब होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो MCQ हम बनाते हैं, MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। आधुनिक बुद्धि परीक्षण के संपादक कौन थे, तो बिने थे, याद रखिएगा। बिनेट लिख रहा है यहाँ पे, कहीं कहीं पे बिने मिल जाता है, अल्फ्रेड बिने, ठीक है। इन्होंने क्या करा, तो बुद्धि परीक्षण दिए थे। पूछा जाता है कि बुद्धि यानी इंटेलिजेंट टेस्ट किसका है, तो आप बताएंगे बिने महोदय का, जिन्होंने वर्ष 1914 में दिया था। मेरी कुछ साइकोलॉजी की वीडियो पढ़ी हैं जिन्होंने मैंने इनके परीक्षण को बहुत अच्छे से पढ़ाया, मैं उनकी लिंक भी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वह इतिहास के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक थे। उन्हें विकलांगता, मानसिक मंदता वाले बच्चों को अलग करने के उद्देश्य से क्लासिकल श्रृंखला तैयार की थी, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी जो टेस्ट होते हैं उनमें पहले से लिखा होता है कि इस एज ग्रुप के लिए हैं, इतने इस बच्चे के लिए, इस तरह के बच्चों के लिए। उनका परीक्षण इस धारणा पर आधारित है कि बच्चों की बुद्धि उम्र के साथ विकसित होती है, यानी उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी बुद्धि भी बढ़ती जाती है। अगर जिसकी बुद्धि उसकी उम्र के साथ नहीं बढ़ रही तो समझिए कि उसका जो बुद्धि स्तर है वो नहीं बढ़ रहा। गोवा के अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक से छीन लिया था, यानी गोवा जो गोवा था वो किससे लिया था, तो याद रखिएगा बीजापुर राज्य के शासक से छीना था गोवा। कब छीना था, तो याद रखेंगे 1509 में अल्फांसो डे अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली राज्य के गवर्नर के रूप में डॉन फ्रांसिस्को डी अल्विंडा का स्थान लिया था और 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। उसने बीजापुर सल्तनत के शासक आदिल शाह, कभी कभी नाम पूछ लिया जाता तो याद रखिएगा, आदिल शाह से युद्ध में हराकर उसने गोवा को जीत लिया था और भारत में लागू ब्लू वाटर नीति को भी समाप्त कर दिया था। ब्लू वाटर नीति को अल्बुकर्क ने ही समाप्त किया था, याद रखिएगा।
ब्लू वाटर नीति। ब्लू वाटर नीति क्या थी? सामान्यतः व्यापार पर लगने वाली नीति थी। यहाँ पे याद रखना बस ये क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे से बनता है। यहाँ पे पुर्तगाली आए हैं तो याद रखिएगा, भारत में आने वाले भी पहले पुर्तगाली थे और जाने वाले भी पहले बाद, मतलब आने वाला भी पुर्तगाली थे और जाने वाले भी पुर्तगाली थे। ठीक है, याद रखिएगा, गोवा में ही सबसे बाद में पुर्तगाली गए थे। तो यानी भारत में प्रवेश सबसे पहले पुर्तगालियों ने किया था और भारत को छोड़कर जाने वाले भी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाराचुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो यहाँ पे याद रखेंगे कर्नाटक में है। कर्नाटक में है बाराचुंकी। ये लगभग कितना है? तो ये 69 मीटर ऊंचा है। ब्राउन यहाँ पे है ATM यानी स्वचालित टेलर मशीन। बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है कि संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे है ये बैंक द्वारा आउटसोर्स की गई ATM सेवा है। एक ब्रांड प्रयोजक बैंक के तहत नामित ATM लेकिन ATM मशीन के स्वामित्व में नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे रिपीट नहीं होगा। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का किया था? तो वो था चौकीदारी कर। इसका भी विरोध कर सरकार का विरोध किया था। याद रखिएगा, चौकीदारी क्या था? चौकीदारी की सेवा लेने के लिए गांव के लोगों पर लगाया जाता था, जो कि भारतीय गांव में पुलिस व्यवस्था की तरह था। कौन सा राज्य, जैसे आप अभी की प्रेजेंट कंडीशन में से समझिए, जैसे गेटबंद कॉलोनी होती है वहाँ पे चौकीदार रहता है एक, ठीक है, तो उसका चौकीदार का पैसा क्या है? जितने वहाँ पे घर होते हैं उनमें डिवाइड होकर दिया जाता है। तो ये क्या हो गया? चौकीदारी सेवा के लिए लिया गया टैक्स हो गया एक तरह से। ऐसे ही पहले लगाया जाता था, जिस पर विरोध किया गया था। ये पुलिस व्यवस्था की तरह था। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर यहाँ पर थिएटर धनुष यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो यहाँ पे याद रखेंगे कि कौन सा राज्य है जो धनुष यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो वो होता है उड़ीसा। ये धनुष यात्रा क्या है इसे बेसिकली समझ लेते हैं। ये श्री कृष्ण और उनके मामा कंस की पारंपरिक कहानियों पर आधारित है और उड़ीसा इसको धनुष यात्रा उत्सव को आयोजित करती है और 2014 में इसमें क्या है? राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा प्राप्त हो चुका है। किसने दिया है? तो याद रखेंगे, केंद्रीय संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा प्राप्त कर चुका है। वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है, जो पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? तो ओजोन से बनी है। तो ओजोन परत से बनी है। तो ओजोन परत कहाँ पे होती है? समताप मंडल में होती है। समताप मंडल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, याद रखिएगा। ये समताप मंडल में ही क्या होता है? वायु और इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। समताप मंडल में ही हवाई जहाज़ों की उड़ान होती है। बहुत बार पूछा जाता है। यह पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किमी ऊंचाई तक फैला हुआ है। जो हमारी पृथ्वी है उसकी सतह से क्या है? ये 10 से 50 किमी ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल की इस यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर परत में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से पृथ्वी तक जाने वाली पराबैंगनी प्रकाश किरणों को अवशोषित करती है, पृथ्वी पर जीवन अच्छा करती है। समताप मंडल यानी मौसमी घटनाओं जैसे आंधी तूफान बादल से मुक्त है, अतः यह वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त वायुमंडलीय परत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन से आवश्यक यहाँ पे आधात्विक खनिज हैं? तो आवश्यक पूछे जा रहे हैं, तो आप बताएंगे कोला, सिलिका, क्ले यानी मृतिका और सीमेंट। ये आवश्यक हैं क्योंकि इनके बिना कोई भी निर्माण कार्य संभव नहीं है। भारत के आदर्श रूप से वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो 33% होना चाहिए। प्रेजेंट में भी कितना है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पारिस्थितिक तंत्र को 10 से 30% के न्यूनतम यहाँ पे है वितान घनत्व है। यहाँ पे डेंसिटी में हेक्टेयर के अधिक रखा गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है? 0.5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया। भारत में आदर्श रूप से वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए ये पूछा गया, तो ये 33% है। बहुत सालों से यही है अनुमानित भूमि का 33%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में देश में लगभग कितना है? तो याद रखिएगा 24.62% भूमि को कवर करता है और तेजी से संकुचित होता जा रहा है, यानी ये कम होता जा रहा है। संकुचित का मतलब ये घटता जा रहा है। अभी कितना है? तो 24 है, 24.62 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या एक साथ मिलकर एक डॉट डॉट बनाती है। ये खाद्य जाल बनाती है, जो आपने देखा होगा कि यहाँ पे होता है कि ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, इस तरह का यहाँ पे एक सर्कल बन जाता है, जो यहाँ पे होता है कि जीवों का क्रम दिया होता है जो आपस में एक दूसरे को खा रहे होते हैं। जिस तरह यहाँ पे दिखा गया, देखिए घास पर क्या है, खरगोश, टिड्डा और बकरी सभी क्या है, निर्भर है। इस तरह से ये क्या है, ये एक खाद्य जाल दिया गया है। इनमें से कौन सा तत्व विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? तो वो होता है तेल, जो व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खपत का लगभग कितना है? तो 39% है। खनिज तेल पेट्रोलियम के उपयोग से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। खनिज तेल 39 है, कोयला 28 है, गैस 20 है, और पनबिजली 60 है, वो पनबिजली 6 है, और परमाणु ऊर्जा 4.4 है। और यहाँ पे वायु ऊर्जा की बात की जाए तो 0.22% है। बायोमास या भूतापीय ऊर्जा यहाँ पे 0.4% है। परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 75 वर्ष है। 7 की 75 है, लेकिन 6 की औसत आयु कितनी है? यहाँ पे 74 वर्ष 6 माह है। तो हम 74 को किस तरह लिख सकते हैं? तो 74 को हम 74.5 लिख सकते हैं। तो इनमें हमें क्या कर देना है, इस तरह से गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद हमें जो भी संख्या प्राप्त होगी उसको हम माइनस कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 78। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 78% है। वो 78 है आयु, क्या पूछा? आयु है। 7वें सदस्य की आयु है, तो 78 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन क्या करेंगे कि एक दिन क्लास कवर करके हो जाएगा। यदि मूल राशि कितनी है? तो यहाँ पर 50,000 है, और 4 वर्षों की दर, और यहाँ 4 वर्षों के लिए दर कितना है? तो 2% है। तो साधारण ब्याज की गणना करें, तो साधारण ब्याज की गणना में किस तरह करनी होती है? तो साधारण ब्याज यानी SI बराबर होता है P गुणा R गुणा T, यानी यहाँ पे आपकी P माने मूलधन और R माने होता है रेट दर जिसको कहा जाता है, और T माने समय गुणा 100 का करा जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 4000 हो जाएगा। अगर कहा जाए कि 0.75 अविष्ट संख्या क्या होगी? तो 0.75 में कितना बच गया? तो केवल 25 बचा है, तो ये किसका 100 का हिस्सा हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 75/100। ठीक है, तो ये कितना किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसको 3/4 प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि 4 पार्ट नीचे और 3 पार्ट ऊपर है 100 का। दो संख्याओं का सबसे बड़ा सामान्य भाजक कितना है? तो 8 है। अगर उन्हीं संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य गुणज कितना पूछा जाए तो 44, यानी यहाँ पे SCM और LCM की बात हो रही है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तो 72 हो जाती है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तो वो 72 हो जाएगी। यदि इमारत की ऊँचाई और इमारत के पैरों से एक बिंदु तक की दूरी इतना है तो 20% बढ़ जाती है, तो इमारत के शीर्ष पर ऊंचाई का कोण कितना हो जाएगा? तो नहीं बदलेगा। ठीक है, ऊंचाई का कोई भी कोण नहीं बदलेगा। इस तरह से इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे बात करते हैं ओडोमीटर। यहाँ पे माइलेज के लिए, जैसा कि कपास के लिए है, तो यह है दिशा, कपास नहीं, ओडोमीटर माइलेज के लिए है, जैसा कि कंपास के लिए है। तो कंपास के लिए क्या हो जाता है? ऑटोमीटर यहाँ पे बात की जाए, ये मतलब रीजनिंग का है। ऑटोमीटर माइलेज बताता है, तो कंपास क्या बताएगा? ये दिशा बताएगा। अब तो फॉर्म में आता है। ठीक है, माइलेज को मापने के लिए ऑटोमीटर है, उसी प्रकार दिशा को समझने के लिए कंपास प्रयोग किया जाता है। 4 संख्या दी गई हैं, इनमें से 3 किसी तरह से समान है, जबकि एक भिन्न है। असंगत संख्या का चयन कीजिए। जो यहाँ से डिफरेंट संख्या आपको उसको बताना है, तो वो डिफरेंट संख्या क्या हो जाएगी? 91 हो जाएगी, क्योंकि 91 को छोटा सभी क्या है? संख्या अभाज्य संख्या है, जबकि 91 कैसी है? भाज्य संख्या है, इसलिए असंगत होगी। इस श्रृंखला को देखिए, ये श्रृंखला क्या है? 2 के बाद फिर 1, फिर आगे बढ़ा 2 और 1 अलग अलग है, फिर आगे बढ़ा 1/2, फिर 1/4, 2 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल यहाँ पे आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 1/8।
हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। कुछ इसी तरह का यहाँ पे प्रेजेंट करा गया है। देखिए यहाँ पे एक दो अलग था, एक अलग था, फिर यहाँ पे पेयर चला बट्टे में, यानी एक सही दो, फिर 1/4 और फिर 1/8। ठीक है। एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को क्या है रिफ्यूज लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में आपको मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इन शब्दों को उल्टा क्रम रख दिया गया है, यानी इस तरह से आर का आर आ जाएगा और ई के बाद क्या हो जाता है, एफ हो जाता है, यानी +1 यहाँ पे मेंशन है, तो वो भी उल्टी साइड से। तो चलिए यहाँ पे इस तरह से इसे देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। देखिए पहला वाला जो हमारी प्रॉब्लम है वो ये है। पहली वाली प्रॉब्लम थी कंप्यूटर, जिसको हमने इस तरह से प्रेजेंट किया है। तो आर के पीछे से गए, यहाँ पे पीछे से जाना है, तो 0 आ जाएगा, आर का आर हो गया है, ई का एफ हो गया तो +1 बढ़ा, टी का यू हो गया तो +1 बढ़ा, यू का वी हो गया तो +1 बढ़ा, पी का क्या हो गया, क्यू हो गया तो भी +1 बढ़ा, एम का एन हो गया तो भी +1 बढ़ा, और यहाँ पे ओ का क्या हो गया, ओ का पी हो गया तो भी +1 बढ़ा, और सी का सी, तो यानी 0 का 0 रह गया। तो यानी पहला और लास्ट का शब्द नहीं बढ़ते, सेम उतार दिए जाते हैं, जबकि जो बीच में शब्द होते हैं उन्हें प्लस करके रख दिया जाता है, 1 होता है। तो इसी तरह से सेम यहाँ पे इस प्रॉब्लम में होगा। अगर मेडिसिन की बात की जाएगी, तो मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो मेडिसिन का हो जाएगा, यहाँ का ई ही रह जाएगा, और एन का ओ, आई का जे, और इसी तरह सी का डी और आई का जे, इस तरह से यहाँ पे +1 बढ़ता जाएगा। तो ये श्रृंखला इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। वह मेरी माँ के इकलौते बेटा, इकलौता मतलब हो गया कौन, सुरेश। ठीक है, इकलौता बेटे का बेटा है, तो इकलौता कौन है, बेटा सुरेश है, सुरेश का बेटा हो गया वो, जैसे वो तस्वीर में दिखा रहा। तो सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो पिता के रूप में संबंधित है। तो आज हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, जो हमारे एस्टेट के पार्ट थे। ठीक है, तो आने वाले टाइम में हम इस श्रृंखला को बढ़ा भी सकते हैं, यानी एक साथ 2 पेपर दे सकते हैं, एक साथ 3 भी पेपर कर सकते हैं। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।